हाय फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम लोग उसमें पढ़े थे इसके पहले पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, यानी 2 रिएक्शंस हमारा हो गया था। आज हमारा तीसरा रिएक्शंस है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हिंदी में बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि कोई तत्व एक दूसरे तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित करके वहां पर अपना स्थान बना लेता है, यानी कि उसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पर ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी, ए क्या करेगा, बी को रिप्लेस कर देगा, यानी विस्थापित करके ए के साथ सी जुड़ जाएगा और यहाँ पर बी बाहर निकल जाएगा। इसी को बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहाँ पर डिफिनेशन लिखा गया है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फॉर्म इट्स कंपाउंड। यानी इसका मतलब क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देते हैं, और जो कंपाउंड बनेगा उसी को बोला जाता है रिप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, यानी विस्थापन अभिक्रिया। ये जो हमारा मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव है, यानी क्रियाशीलता का हमें एक आर्डर याद करना होता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कापर, मरकरी, एच जी, ए जी, ए यू। ये हमारा क्या है, एक हाई रिएक्टिव है, यानी कि हमारा जो पोटेशियम है सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, और लास्ट में हमारा जो ए यू यानी गोल्ड है ये कम क्रियाशील है। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है जी आगे आओ। इस ट्रिक से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसी के ऑर्डर से हम लोग क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। यानी यहाँ पर पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, पोटेशियम के बाद सबसे लास्ट क्रियाशील हमारा कौन सा है, गोल्ड है, यानी ए है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर है जेडियन प्लस CuSO4, यानी इसका देखिए क्या होगा, जेडियन प्लस सी, यानी कि ये हमारा जिंक है। जिंक क्या, ये जो कॉपर सल्फेट है हमारा एक्वस के फॉर्म में है, यानी कि जली विलयन में डाला गया है। जिंक क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित करके और खुद अपना स्थान यहाँ ले लेगा, बन जाएगा JDnSO4 प्लस कॉपर क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। इसी को बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या था, जिंक था। जिंक क्या था, हमारा हाई रिएक्टिव था, और एक यहाँ कॉपर क्या है, लो रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित करके खुद JDnSO4 बना लेगा, और क्या बना लेगा, यहाँ पर कॉपर बन जाएगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे आयरन हो गया Fe प्लस CuSO4, एक्वस के फॉर्म में। AQ का मतलब होता है एक्वस के फॉर्म में, यानी जली विलयन में लिया गया है। यानी यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर है कॉपर सल्फेट। आयरन क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित करके सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोला जाता है। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का मतलब होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, यानी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोग इसके पहले क्या पढ़े थे, थर्ड रिएक्शंस पढ़े थे। थर्ड रिएक्शंस का नाम था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और चौथा रिएक्शन है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, यानी बस इसके आगे क्या लग गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये भी क्या है, इसको हिंदी में बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके पहले हम लोग पढ़े थे विस्थापन अभिक्रिया, ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी इसमें होगा क्या, यहाँ पे लिखा गया छोटा सा एक डिफिनेशन, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट। यानी इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट के बीच में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। रिएक्टेंट को बोला जाता है हिंदी में अभिकारक, रिएक्टेंट को हिंदी बोलते हैं अभिकारक, यानी अभिकारकों के बीच में आयंस का क्या होता है, यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा। आयंस का मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल है A प्लस B माइनस प्लस C प्लस D माइनस। इस तरीके से हमारा एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर होगा क्या, जो पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव के साथ जुड़ेगा, और जो निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर यानी B हमारा C के साथ जुड़ जाएगा, और जो A है A हमारा
डी के साथ जुड़ जाएगा। इसी तरह इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा गया है सोडियम सल्फेट, यहाँ पे लिखा गया है सोडियम सल्फेट एक्वस के फॉर्म में रहेगा, यानी जलीय विलयन में लिया गया है। यहाँ पर लिखा है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड भी हमारा एक्वस के फॉर्म में है। होगा क्या, यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट नेगेटिव चार्ज, बेरियम हमारा पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा नेगेटिव के साथ और नेगेटिव वाला चार्ज आएगा पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पर बना लेगा हमारा, यहाँ से निकलेगा BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, प्लस यहाँ से निकलेगा Na और Cl, तो बना लेगा NaCl। इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यानी हमारा रिएक्शन यहाँ पर सोडियम किसके साथ रिएक्ट किया, क्लोरीन के साथ, और हमारा सल्फेट किसके साथ रिएक्ट किया, बेरिलियम के साथ। तो हमारा यहाँ पर हो गया BaSO4, इसको बेरियम सल्फेट बोलते हैं, और यहाँ पर क्या बना 2NaCl यानी नमक का निर्माण हुआ। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एक और एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर लिखा है PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट किस में लिया गया, एक्वस के फॉर्म में लिया गया है। यह किसके साथ रिएक्शंस कर रहा है, पोटेशियम आयोडाइड। जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ लेड नाइट्रेट करेंगे तो पहले लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड क्या करेंगे, आयंस में ब्रेक होंगे, यानी यहाँ पर Pb प्लस हो जाएगा और यहाँ पर नाइट्रेट हमारा माइनस चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे पोटेशियम प्लस चार्ज और आयोडीन माइनस चार्ज। तो Pb क्या करेगा, यानी लेड क्या करेगा, हमारा पॉजिटिव है तो निगेटिव के साथ जुड़ेगा, यानी आयोडीन के साथ जुड़ जाएगा। और हमारा जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट किसके साथ जुड़ेगा, पोटेशियम के साथ जुड़कर यहाँ पर बना लेगा PbI2 यानी लेड आयोडाइड बना लेगा, जो कि एक LOPPT के फॉर्म में होता है। और यहाँ पर क्या बना लेगा, KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। इसी को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का मतलब होता है कि एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट, यानी अभिकारकों के बीच में आयंस का अदला बदली किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल था सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2, आपस में एक्सचेंज कर बेरियम सल्फेट और 2NaCl बना दिए। फिर दूसरा एग्जाम्पल था लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके है जो कि हम 4 रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। उसके पहले था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, अगला रिएक्शन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड उसके बाद रहेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब होता है हिंदी में उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, यानी जिसमें उष्मा का रिलीज हो, यानी किसी ऐसा रिएक्शन हो जिसमें उष्मा बाहर निकलेगा, उसको बोला जाएगा एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें उष्मा का यूज किया जाएगा, यानी उष्मा को हम लोग यूज करके एक रिएक्शंस बनाएंगे, उसको बोला जाएगा एंडोथर्मिक। जैसे एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, जैसे हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज यानी हम लोग खाना जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है हमें, ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे बॉडी में जाएगा तो यह क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। और उसके साथ साथ हमें क्या मिलती है, उस यानी हमें हमारे बॉडी से एनर्जी निकलती है, इसी को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब होता है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में उष्मा यानी उष्मा जो हमारा हीट है, एनर्जी है, क्या करेगा, बाहर निकलता है, इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल है मेथेन, यानी कि मेथेन को बोला जाता है नेचुरल गैस। मेथेन का एग्जांपल लेते हैं, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो CO2 प्लस H2O प्लस क्या बाहर निकलेगा, हीट निकलेगा। आप देख रहे हैं बाहर क्या निकल रहा है, दोनों रिएक्शंस में हीट निकलेगा। जब बाहर हीट निकलता है तो उसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब होता है किसी भी रिएक्शंस में जब उष्मा बाहर निकलती है, एनर्जी बाहर निकलती है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। हमारा नेक्स्ट है इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडो का मतलब कि उष्मा का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, हीट करेंगे, यानी इसको टेम्परेचर दिया जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। यानी इसमें क्या हुआ है, उष्मा का यूज किया गया है, यानी हम इसमें पहले उष्मा देंगे तो ये जो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है क्या होगा, ब्रेक कर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। इसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब होता है हीट दिया जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब होता है हीट बाहर निकलता है। जैसे एक एग्जांपल और है FeSO4 यानी फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाएगा तो क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, यानी Fe2O3 बनाएगा। उसके साथ साथ
SO2 गैस बाहर निकलेगा और SO3 गैस बाहर निकलता है। यानी इसमें भी क्या हुआ है, हीट को दिया जा रहा है, यानी इसमें उष्मा का उष्मा देकर इस FeSO4 को क्या किया गया है, ब्रेक किया है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा गया है। यानी इस रिएक्शंस को बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शंस। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, उष्मा बाहर निकलता है। इंडोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब होता है हीट को दिया जाता है, किसी बड़े पार्टिकल्स को तोड़कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। नेक्स्ट हमारा रहेगा अगला रिएक्शंस, जो कि इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 आएगा। थैंक यू।